और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता मणिदीप और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिदीप, सबसे पहले आपसे ही सवाल लेते, चूंकि दिल्ली में इस वक्त सरकार बनाने को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। 2 बैठकें होनी है और दोनों ही बैठकें बेहद अहम मानी जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और एनडीए की भी बैठक होनी है। सरकार बनाने का एनडीए की तरफ से आज दावा पेश किया जाएगा। गहमा गहमी इस बात पर भी है कि इंडिया गठबंधन भी हर जोड़ तोड़ की कोशिश में लगी हुई है। सभी दलों के नेताओं से बातचीत की जा रही है। कितने बजे यह बैठक होनी है और कितने बजे तक एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मणिदीप। हाँ जी, देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जो हैं दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाले हैं और ऐसे में शाम 4 बजे के तकरीबन एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक होनी है। कल जब जो रुझान नतीजों में जब स्पष्ट हो रहे थे उसी दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के तमाम नेताओं से फोन पर बात की थी। सिलसिलेवार तरीके से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार सभी के बयान आने शुरू हुए थे कि हम सभी लोग एनडीए के पूरी तरह मुकम्मल तौर पर हम एनडीए के साथ में हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से भी बयान आए थे कि नीतीश किसी एक के नहीं, नीतीश सबके हैं। तो वैसे जो सियासत है वो संभावनाओं का खेल है, लेकिन फिर भी जो अभी तक का रुख स्पष्ट हो पा रहा है उसके मुताबिक एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आया साफ तौर पर कि सवाल ही नहीं उठता कि हम एनडीए को छोड़ करके कहीं जाएंगे। तो शाम 4 बजे के तकरीबन एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक होगी। उस बैठक में तमाम बिंदुओं पर सहमति बनेगी और जब वो सहमति बन जाएगी, उस बंद कमरे में जब एक दूसरे को देख करके सभी लोग मुस्कुरा लेंगे, राहत की सांस ले लेंगे, तब उन बिंदुओं की लकीर बनाई जाएगी और फिर तब राष्ट्रपति के पास में एक दावा पेश किया जाएगा कि आप हम सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, आप हमें आमंत्रित कीजिए। तो सारे वो अहम बिंदु कि आखिर कितना आगे की भविष्य रेखा क्या होगी, कैसे समीकरण बनाए जाएंगे, आगे की रूपरेखा क्या होगी, अगले 100 दिन का रोडमैप क्या होगा, तमाम वो बिंदु उन पर चर्चा हो सकती है और उन चर्चा के बाद में ही राष्ट्रपति के समक्ष दावा पेश किया जाएगा कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी उससे पहले ये कहा जाए कि दावा बनाने पेश करने से पहले जो अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, सवेरे तक जो कयास जी मणिदीप, चूंकि सरकार बनाने का दावा तो एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कश्मकश है यहां पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक है और एक चर्चा यह भी है कि दिल्ली से चूंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रवाना हुए हैं और दोनों एक ही फ्लाइट में हैं, तो माना जा रहा है कि ऐसा ना हो कहीं फ्लाइट में ही दोनों के बीच में चर्चा हो जाए। और जैसा कि नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे, लेकिन उनका जो इतिहास रहा है राजनीति का, कभी बीजेपी के साथ, कभी बिहार में सरकार बनाने के लिए वो लगातार दल बदलते रहे हैं। तो ऐसे में कश्मकश भी काफी चला है कि नीतीश कुमार कहीं साथ ना छोड़ दें एनडीए का। जी देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा है कि एक ही फ्लाइट में दोनों बैठ करके आ रहे हैं और अब चूंकि सियासत संभावनाओं का खेल है और नीतीश कुमार के लिए कहा भी जाता है कि उनकी हर जेब है, जितनी जेब दिख रही है और जो अंदर की जेब है उसमें उतने ही पासे होते हैं। तो कितने उनके पास पासे हैं, कितनी उनकी जेब है, आने वाला समय बताएगा। उनकी जो सियासी पृष्ठभूमि रही है वो भी अभी तक यही बयां करती आई है। उनका वजूद ही ऐसा है, अस्तित्व भी ऐसा है, व्यक्तित्व भी ऐसा है। लेकिन अभी तक के जो कयास हैं वो यही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो हमारी भी बात हो रही है जेडीयू के नेताओं से, सभी लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह एनडीए के साथ में है, हम लोग समर्थन देंगे। शाम 4 बजे वाजिब तरीके से कस के नरेंद्र मोदी के साथ में वो हाथ मिलाएंगे और फिर ये जो एकजुट होने का जो संदेश है, जो मैसेज है, और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, जो सूत्र आ रहे हैं, ये जो मनोज झा, आरजेडी नेता मीसा भारती कह रही, नीतीश तो हमारे चच्चा हैं, तो इन तरीके के जो तमाम बयान आ रहे हैं, जो कयास हैं, इन पर विराम लगाने के लिए जो शाम 4 बजे की बैठक है, इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम सब एकजुट हैं, हम सब के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम सब तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार चलाने जा रहे हैं और यही समीकरण, यही तस्वीर देश के सामने पेश की जाएगी। फोटो निकल के आएंगे अंदर की एनडीए गठबंधन की नेताओं की बैठक की और उसके बाद में सरकार आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल मणिदीप, और देखिए नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेता बन गए हैं। जिन नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया एनडीए की तरफ से एक वक्त पे, और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन बना जिसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, उनकी तरफ से भी दरकिनार कर दिया गया। लेकिन आज नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सभी दलों के लिए बन गए। आएंगे मणिदीप आपके पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसका खामियाजा बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने में भुगतना पड़ रहा है, उतनी ही सीटें कम हैं। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अविनाश, देखिए मंथन तो लगातार चलता रहेगा, क्या कुछ वजह रही उत्तर प्रदेश में जो इतना नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन यहां पर जिस तरह की हार उत्तर प्रदेश में हुई, जो माहौल दिखाई दे रहा था प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश में कि इस बार तो 80 की 80 सीटें आने वाली हैं,
लेकिन ये हार किसी के पच नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हुआ 500 वर्षों बाद, वहां पर बीजेपी हार जाती है। और सबसे बड़ी बात यह अविनाश की अयोध्या में बीजेपी हार जाती है। देखिए, आपके इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं कि दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद शुरू होने वाली है और लखनऊ में भी सियासी हलचल बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हूं। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर बाद कन्नौज निकलेंगे, वहां पर जाकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद शाम में वो कन्नौज से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उस बैठक में हिस्सा लेंगे। और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी मुलाकात चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ अभी चर्चाएं हैं, इस पर पुख्ता मुहर लगनी बाकी है। जो दूसरा सवाल आपका यह है कि आखिर यूपी में हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है बीजेपी की कि बीजेपी के जो नेता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। जो बीजेपी का काडर था वो नाराज था, बीजेपी के जो वोटर थे घरों से बाहर नहीं निकले और कहीं ना कहीं जो जाति का जोर है, जो कास्ट कार्ड है, यूपी में इस बार जमकर चला। विपक्ष संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष ने जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, विपक्ष उसे डिलीवर करने में सफल रहा और कहीं ना कहीं जो ओबीसी और जो दलित वर्ग रहा उसमें ये मैसेज डिलीवर हुआ कि अगर सरकार आती है तो आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, छेड़छाड़ की जा सकती है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ये एक बड़ी वजह बनी। जहां तक सवाल अयोध्या का है, तो देखिए, अयोध्या से जो सांसद थे वो लल्लू सिंह थे। 2014 से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन लल्लू सिंह को लेकर वहां के लोगों में भारी नाराजगी थी, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके थे। जब हम लोग जाते थे ग्रामीण इलाकों में तो ग्रामीण इलाकों के लोग कहते थे कि लल्लू सिंह संपर्क नहीं करते हैं, उनके बीच में नहीं आते हैं और जब चुनाव होता है तभी वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो अयोध्या में देखिए, हार की एक वजह तो ये रही कि प्रत्याशी से काफी नाराजगी थी। दूसरा जो वहां का कास्ट समीकरण है, चूंकि अवधेश प्रसाद जिस जाति से आते हैं उस जाति का वहां पर वोट मान के चलिए कि तकरीबन 3.5 लाख है। कहा जा रहा है कि चुनाव में जो वो पूरा वोट है वो शिफ्ट हुआ बीजेपी से, चूंकि वो वोट 2014 से लेकर जो ट्रेंड रहा वो बीजेपी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस चुनाव में अयोध्या में जो वो पूरा वोट है, न सिर्फ देखिए अयोध्या बल्कि जहां जहां बीजेपी हारी है, पूर्वांचल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। और सोचिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरखपुर वो रीजन रहा है जहां पर बीजेपी सबसे सेफ नजर आ रही है। गोरखपुर, महाराजगंज, डुमरियागंज, देवरिया, ये वो सीटें रही हैं जहां पर बीजेपी ने, बांसगांव एक सीट है, कुशीनगर, इन सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। और ये जो पूरा इलाका है मुख्यमंत्री का इलाका है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव वाला क्षेत्र है। जो पूरा जो गोरखपुर रीजन है वहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। लेकिन वहीं अगर आप पूर्वांचल में आते हैं, बनारस के आसपास की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। चंदौली, जहां से महेंद्रनाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीट बीजेपी हार गई। गाजीपुर, चूंकि गाजीपुर पहले से संभावित था कि वो सीट बीजेपी के लिए काफी कमजोर है। जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, जो कि पहले मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था और ये जो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी, कहा गया कि उसका निर्णय है, वहां से बीजेपी चुनाव हार जाती है। आजमगढ़ पहले से संभावित था कि बीजेपी चुनाव हारेगी, आजमगढ़ से बीजेपी चुनाव हार गई। जो बीजेपी के जो 2 प्रमुख एलाई थे, चाहे हम संजय निषाद की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, दोनों ही नेताओं के बेटे, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव हार गए। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, जो कि संजय निषाद के बेटे हैं, वो चुनाव हार गए। यानी कि बहुत सारे फैक्टर रहे। इसमें एक सबसे बड़ी वजह निकलकर यह भी सामने आ रही है कि जो बीजेपी की एलाई है, यानी कि जो सहयोगी हैं, चाहे हम ओपी राजभर की बात करें या संजय निषाद की बात करें, इन लोगों ने अपनी जाति का जो पूरा वोट है वो भी वो ट्रांसफर कराने में सफल नहीं रहे। और अगर ये सफल रहे होते तो सुल्तानपुर सीट शायद भारतीय जनता पार्टी जीत गई होती। रामभुआल निषाद, जो कि वहां के लिए एक नए चेहरे थे, नए प्रत्याशी थे, वो गोरखपुर रीजन से आते हैं, सुल्तानपुर जाकर चुनाव लड़ते हैं और मौजूदा सांसद मेनका गांधी को चुनाव हरा देते हैं। इसके पीछे कहा गया कि जो निषाद वोटर है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी में। यानी कि कई वजहें हैं, एक वजह नहीं है, चूंकि बीजेपी इसको लेकर बाद में मंथन शुरू करेगी कि आखिर हार की असल वजह क्या है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, सबकी नजर टिकी है इस बात पर कि जो सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई है, क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाओं बिल्कुल अविनाश। और इस हार से एक बात और भी स्पष्ट होती है